नमस्कार बच्चे, सबको गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हिंदी के अंदर शब्द संरचना की बात अंत में पूरी की। बहुत लंबी चली, पर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सारी बातें देखनी थी, इसीलिए ढेर सारे भागों के अंदर 7 भागों के अंदर हमने देखा, उनकी बात पूरी की। अब गद्य पद्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो गद्य पद्य के अंदर देखने का प्रयत्न करें तो 19वां गद्य जो है महाकवि कालिदास, उनको हम पढ़ने की ओर आ जा रहे हैं। महाकवि कालिदास के जीवन को हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया गया है। नरपत जी जो है उन्होंने हमारे सामने उनके जीवन को दिखलाने का प्रयत्न किया है। बरहतन जी ने जोधपुर के अंदर एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद नरपत जी का मानना था कि भाई देश सेवा के अंदर जो व्यक्ति लगे होते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया होता है, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर देने का प्रयत्न जिन्होंने किया है, वैसे व्यक्तियों के चरित्रों को, देश के लिए बलिदान जिन्होंने दिया है, वैसे व्यक्ति को चरित्र को उन्होंने उजागर करने का प्रयत्न किया है, या तो अपनी कृतियां, अपनी लेखनी का विषय उन्होंने बनाने का प्रयत्न किया है। यहां पर ये बात उन्होंने दिखलाने का प्रयत्न किया कि छोटे बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए। समय मिलने पर वो हीरो बन जाते हैं। वैसी बात समझाने के लिए उन्होंने हमारे सामने उदाहरण के रूप में महाकवि कालिदास को रखा है। ज्यादातर बड़े व्यक्ति ऐसा माना करते हैं कि बच्चों को बुद्धि नहीं होती, वो बुद्धू होते हैं। वही रवैया गलत है। उनके लिए नरपत जी ने हमारे सामने महाकवि कालिदास का उदाहरण रखा है। महाकवि कालिदास को मूर्ख समझने वाले विद्युत्तमा, उनकी पत्नी, और समय मिलते ही कालिदास विद्वान बन गए। ये सारी बात हम अंदर करेंगे, पर नरपत जी ने ढेर सारी कृतियां लिखी। ज्यादातर देशभक्तों के बारे में उन्होंने लिखा है, यानी बलिदान देने वाले व्यक्तियों के बारे में लिखा है। यहाँ पर जो कृति है उनका संदेश यही है कि बच्चों को बुद्धू नहीं मानना चाहिए, उनकी बुद्धि का भी मूल्य करना चाहिए, और समय मिलते ही बुद्धू बच्चे भी मौके का फायदा उठा लेते हैं और विद्वान साबित हो जाते हैं। देखते हैं कालिदास के जीवन के प्रसंग को। कालिदास के बारे में ज्यादातर विद्वानों के अंदर मतांतर है। ढेर सारे विद्वानों का मानना अलग अलग है। उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में ढेर सारी बातें अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर की है। अंदर हम देखते हैं कौन से विद्वानों ने क्या कहा है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। ज्यादातर संस्कृत में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, इसीलिए हम मानते हैं कि ये संस्कृत के विद्वान हैं। पर उन्होंने और साहित्य भी ढेर सारा लिखा है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। महाकवि कालिदास की ये विशेषता कहो तो विशेषता, उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ लिखा नहीं, यानी कि कालिदास ने अपने बारे में नहीं लिखा। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हो जाती है महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में। ये हमारे लिए प्रश्न खड़े होते हैं। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है।
बाण लिखित हर्ष चरित जो है उनके अंदर कवि बाण ने उनका उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि हर्षचरित के अंदर इनका उल्लेख है कालिदास का। इसका मतलब यह है कि बाण से पहले कालिदास हुए हैं। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। विक्रम का नाम उल्लेख किया है, साइलेंट कर, विक्रम का नाम उल्लेख किया है। इसका अर्थ है कि विक्रम राजा के समय में कालिदास हुए है, वैसा माना जाता है। देखते हैं आगे, यह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता चला नहीं। ये कौन सा विक्रम है वो भी पता नहीं चला, क्योंकि एक समय में एक से ज्यादा विक्रम राजा हुए होते हैं। विक्रम नाम की और व्यक्ति भी हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि ये सारा तथ्य जो है वो अनुमानित है। आगे देखो, उन्हीं राजा विक्रमादित्य को राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बताया गया। राजा भोज के समकालीन विक्रमादित्य को माना गया है और उन्हीं का समकालीन माना गया है। इस पर से मतलब कालिदास को भी विक्रमादित्य के समकालीन, राजा भोज के समकालीन माने गए हैं। इनके आधार पर से, क्योंकि ढेर सारे और कवियों की कृतियों से हमें पता चलता है कि कालिदास का समय भी ये रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने अपने बारे में कभी कुछ लिखा नहीं है। कालिदास के जन्म के बारे में तो दूसरी किताबों के में से जो हमें पता चलता है, इन पर से अनुमान लगाया है और अंत में तय ये कर सकते हैं हम कि विक्रमादित्य और राजा भोज के समय में कालिदास हुए हैं। वैसी बात हम तय करके आगे चलते हैं। उनके जन्म और के बारे में कुछ बातें यहाँ देखनी है, देखते हैं। उनका कालिदास का परिचय भी हमारे सामने रखा है। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। 365 के अंदर ईस्वी सन 365 में उनका जन्म माना है कुछ विद्वानों ने 445 में उनकी देहांत हो गई थी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, वैसा समय दिखलाने का प्रयत्न किया है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक पता नहीं चलता। चौक्कस बात हम कर नहीं सकते, यानी कि सही बता नहीं सकते, अनुमान ही कर सकते हैं कि यह समय होगा। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। उनके द्वारा लिखित तो मेघदूत जो महाकाव्य, मेघदूत के अंदर उन्होंने उज्जैनी का वर्णन किया है। उज्जैन दर्शनीय नगरी है, वैसा कालिदास ने लिखा है मेघदूत के अंदर। इसीलिए अनुमान किया जाता है कि उज्जैनी ही उनका जन्म स्थान हो सकता है या उनका निवास स्थान हो सकता है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए, स्वयं मेघदूत में उन्होंने लिखा है, और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी जाने के लिए लंबा रास्ता पड़ता था, तो उन्होंने मेघदूत के अंदर ऐसा वर्णन लिखा है कि बादलों को उन्होंने विनती की है वहां जाने। इसीलिए
बादलों से विनती होती है, ये सारे अनुमान होते हैं, या तो उनके द्वारा लिखी हुई बातों पर से अनुमान कर सकते हैं कि आज का जो वर्तमान उज्जैन है, मतलब उज्जैनी है, उनको ही हम उनका जन्म स्थान मान सकते हैं। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उस समय विक्रमादित्य का राज्य था। उज्जैनी के राजा राजा विक्रम थे। वह की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। ज्यादातर राजा महाराजाओं को कलाकारों को चाहने की इच्छा होती है, और विक्रम राजा भी कला के जानकार थे, साहित्य के शौकीन थे। इसीलिए जब वो सत्ता पर आए तो विक्रमादित्य के समय में कला और साहित्य का विकास अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने वैसे जो कलाकार साहित्यकार थे उन्होंने अपने दरबार में उनको स्थान दिया था और प्रोत्साहन दिया था, और उनको अपनी नई नई कृतियां नई नई कलाएं दिखाने के लिए समय दिया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। आज जो विक्रम संवत हम चलाते हैं, विक्रम संवत वही से चला है। विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत लिखा जाता है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। समय समय पर सोने के सिक्के चलवाए थे, उन पर जो वर्ष लिखा होता है उनसे पता चलता है कि भाई विक्रमादित्य का समय ये हो सकता है। ठीक ठीक पता चला इन पर से सारी बातों का, और विक्रमादित्य के समय का पता चला। इससे पता चला है कि कालिदास भी उस समय में हुए होंगे, क्योंकि कालिदास ने अपनी किताबों के अंदर, अपनी पुस्तकों के अंदर उनका वर्णन लिखा है। विक्रमादित्य शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। विक्रमादित्य का समय जो था वो सही समय था कला और साहित्य को विकसित होने का। उस समय में इतना विकास हुआ कि बाद के राजाओं के समय में कला और साहित्य का इतना विकास हुआ नहीं है। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। एक से बढ़कर एक कवि हुए, एक से बढ़कर एक अच्छे साहित्यकार हुए, वैज्ञानिक भी हुए, नई नई शोध करने वाले लोग भी सामने आया करते थे। यानी कि विक्रमादित्य का समय जो था वो बहुत ही सुनहरा समय कहा जा सकता है कि कलाकारों या तो जो गर्भित शक्ति पड़ी थी उनको बाहर लाने के लिए विक्रमादित्य ने अच्छा माहौल पूरा किया था। संस्कृत भाषा को उन्नति भी इसी समय, इसी काल में ही अधिक हुई थी। संस्कृत भाषा की उन्नति हुई, मतलब संस्कृत भाषा की प्रगति हुई, वो इसी समय में हुई थी। तब तक तो पाली भाषा का साम्राज्य था और पाली भाषा के ग्रंथ लिखे जाते थे। बौद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है। उसके बाद संस्कृत भाषा को प्रकाश में लाया गया और संस्कृत धीरे धीरे चलने लगी। अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। विक्रमादित्य के दरबार में श्रेष्ठ कवि 8 और भी थे और एक कालिदास, यानी कि 9 रत्न माने जाते थे विक्रमादित्य के। इतने श्रेष्ठ कवि वहां दरबार में हर रोज बैठकर साहित्य का निर्माण करते थे और सबसे श्रेष्ठ कालिदास थे उस समय में। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। कालिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे युवावस्था तक तो निरक्षर थे, उसे भाषा का
ज्ञान नहीं था, मतलब अक्षरों का ज्ञान नहीं था। वो निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विविध और रोचक कहानी है। निरक्षर थे और कैसे थे, उनकी बात कही कि जिस पेड़ पर चढ़ते थे, जिस डाली पर वो बैठते थे, उसी डाली को काटते थे, मतलब डाली के साथ व्यक्ति नीचे आता है, वैसा कार्य वो करते थे। निरक्षर थे, ऐसे बुद्धू के समान थे, फिर भी इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए, इतने बड़े कवि कैसे हो गए, वो भी ये कर जानने की बात है। वो भी समझ में नहीं आता। उनके पीछे भी एक कहानी है और उस कहानी को हम देखने की ओर जा रहे हैं। देखो, कालिदास के जीवन की कहानी। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनका राज चल रहा था। उसकी एक गुणवती विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था। एक गुणवती उनकी पुत्री थी, अनेक गुणों से भरी हुई थी, विद्वान थी, शास्त्रार्थ करती थी, युवावस्था की उनकी आयु थी और विद्योतमा बड़ी ही होशियार थी। शारदानंद की पुत्री के बारे में और लिखा है, देखो, वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। सुंदरता उनके बाह्य देखावों में सबसे श्रेष्ठ उनका गुण था और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। दूर दूर देशों तक विद्योतमा के रूप, गुण और शास्त्र ज्ञान की प्रशंसा आसपास के देशों के अंदर फैल चुकी थी, क्योंकि शारदानंद राजा की पुत्री थी और रूप में, गुणों में और ज्ञान में श्रेष्ठ उस जमाने में हुआ करती थी। इसीलिए प्रशंसा चारों ओर फैल चुकी थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। विद्योतमा को अपने रूप पर गर्व था, अपने ज्ञान पर घमंड था, अपनी सुंदरता पर अभिमान था। अब देखो क्या होता है। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, इसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। विद्योतमा ने एक शर्त रखी थी कि वो उसी के साथ शादी करेगी, उसी के साथ विवाह करेगी जो शास्त्रार्थ में, मतलब ज्ञान के अंदर, शास्त्रार्थ के अंदर जो उनको हरा देगा, उन्हीं के साथ वो शादी करेगी, मतलब विवाह बंधन से जुड़ेगी, उनको अपना जीवन साथी बनाएगी। पर पहले वो ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी। उन्होंने सब पंडितों के बीच में, विद्वानों के बीच में शर्त रखी थी कि शास्त्रार्थ में जो मुझे हरा सकेगा, उनके साथ ही मैं विवाह के बंधन से जुड़ूंगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों में तक पहुंच गई, वहां के विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आते। जहां जहां इस बात की, इस घोषणा की जानकारी सबको मिली, तो सभी विद्वान वहां पर आते, विद्योतमा से शास्त्रार्थ करते हैं और विद्योतमा के सामने हार कर चले जाते हैं, क्योंकि सबको विद्योतमा से शादी करनी थी और सब अपने शास्त्र रखते थे। तथा पंडित विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। पंडित और विद्वानों को ग्लानि होती थी, क्योंकि विद्योतमा के सामने कोई टिक नहीं सकता था, उतनी होशियार थी। शास्त्रार्थ में हर पंडित उनके सामने हार जाया करता था,
पंडितों को ग्लानि हुई और ईर्ष्या का भाव जगा, क्योंकि विद्योत्तमा को प्राप्त करने में वो निष्फल गए थे। पर ईर्ष्या जन्म लेनी नहीं चाहिए। देखो यहां पर विद्वान क्या करते हैं, विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और ये अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। विद्वानों और पंडितों ने तय किया कि भाई विद्योत्तमा की शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दी जाए जो मूर्ख हो, जो गंवार हो। मूर्ख के साथ इनकी शादी हम कर दे तो हमारा बदला ले लिया जाए, हमारे अपमान का बदला ले लिया जाए। बेशक पंडितों और विद्वानों ने तय किया। अतः अब ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों और विद्वानों ने चारों ओर शोध कार्य शुरू किया कि ऐसा मूर्ख हम कहां से ढूंढे। एक दिन नजर में आ जाता है, एक दिन निगाहों के सामने एक दृश्य खड़ा होता है। एक युवक जिस पेड़ की जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। पंडितों और विद्वानों की निगाहों के सामने ये दृश्य आता है। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। युवक के सामने उन्होंने लालच रखी कि तू हमारे साथ चल, और कहा कि तू गूंगा है, वैसा तुझे अभी नहीं करना है, तुझे कुछ बोलना नहीं। पंडितों और विद्वानों ने युक्ति की। विद्योत्तमा को फंसाने के लिए, विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए उन्होंने युक्ति की। पंडितों ने मीठे मीठे वचनों में इस युवक को समझा दिया। पंडितों ने उसे साथ लेकर चले थे। उस मूर्ख युवक को वह बात अच्छी तरह समझा दी गई कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। और उस युवक को कहा कि अगर तू कुछ बोलेगा तो सुंदरी से तेरा विवाह नहीं करवाएंगे, तेरा विवाह नहीं हो पाएगा। और आज ही ऐसा है, आज भी शादी का नाम पड़ता है तो ढेर सारे युवक खुश खुश हो जाते हैं, अंदर से फूलने लगते हैं। उस समय इस युवक को भी विद्योत्तमा से शादी करने की इच्छा हुई और मन ही मन कुछ बोले भी नहीं, हो सकता है तो हम क्यों न करें। ऐसा उस युवक ने मौन धारण किया। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उससे पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले जाते हैं। पंडितों ने अच्छे कपड़े पहना दिए उनको और उनको साथ लेकर चलते हैं विद्योत्तमा के सामने। आगे देखो, राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उस दिनों मौन व्रत चलने के कारण वे संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। पंडितों की योजना जो थी, उस योजना के अनुसार पंडितों ने विद्योत्तमा को कहा कि हमारे गुरुजी है, हमारे गुरुजी आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। आपकी शर्त है कि जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा उनसे मैं विवाह करूंगी। हमारे गुरुजी आए और आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, पर इन दिनों इनका मौन व्रत चल रहा है। देखो पंडितों की युक्ति, इस दिनों इनका मौन व्रत चल रहा है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं करेंगे, सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, मतलब इशारों से आपका शास्त्रों का ज्ञान आपसे पहुंचाएंगे।
देखते हैं। विद्योतमा पंडितों की वह छल भरी बात नहीं समझ सकी, वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक अंगुली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। विद्योतमा पंडितों की चाल को समझ नहीं पाई और विद्योतमा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाती है इस मूर्ख युवक के साथ। विद्योतमा को कहा गया कि बोलेंगे नहीं, संकेतों के द्वारा ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। विद्योतमा ने स्वीकार कर लिया। विद्योतमा ने एक उंगली दिखाकर मूर्ख युवक के सामने ये संकेत दिया कि ईश्वर एक है। वैसी सांकेतिक बातें उन्होंने बताई, एक उंगली दिखाकर उन्होंने ये कहा कि ईश्वर एक है। अब देखो मूर्ख युवक उनको प्रत्युत्तर कैसा देता है। विद्योतमा उस मूर्ख युवक का प्रत्युत्तर देखो। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत दिया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योतमा को समझाते हुए कहा, अच्छे प्रश्न के उत्तर में, आपके प्रश्न के उत्तर में गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। मूर्ख ने दो उंगलियां दिखाई। मूर्ख तो यह समझ रहा था कि मेरी एक आंख फोड़ डालने की बात कर रही है विद्योतमा। मूर्ख ने दो उंगली दिखाई कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और पंडितों ने इनका अर्थ निकाला कि भाई हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव दो है। शास्त्रार्थ किस प्रकार से होता है देखो। संकेतों के अर्थ को बदल दिया जाता है पंडितों के द्वारा, क्योंकि उनका छल था। विद्योतमा से बदला लेना चाहते थे। इस बार राजकुमारी विद्योतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। इस बार के प्रश्न में उन्होंने 5 उंगलियां दिखाने का प्रयत्न किया। 5 उंगलियां दिखाई मतलब मूर्ख समझा कि वो मुक्का मारना चाहती है या तो तमाचा मारना चाहती है मेरे चेहरे पर, मेरे मुंह पर। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। उन्होंने उंगलियां को जोड़ दिया, मतलब मुक्का बना लिया, यानी कि मुक्का मारने के लिए उन्होंने कहा। पंडित क्या अर्थ देते हैं देखो। पंडितों ने इस बार भी विद्योतमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियां से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। पंडितों ने अर्थ ऐसा निकाला कि भाई ये 5 तत्व जो है, आपने 5 तत्वों की बात कही है, तो 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। पंडितों ने वैसा अर्थ ग्रहण करवा दिया विद्योतमा के सामने। अब देखो क्या होता है। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। शास्त्रार्थ के अंदर विद्योतमा ने अपनी हार को स्वीकार लिया कि असल में इनके गुरुजी बहुत ही बड़े विद्वान हैं, वैसा उन्होंने मान लिया। और पंडितों ने मिलकर इनकी शादी तुरंत करवा दी, मतलब इनका विवाह तुरंत करवा दिया। धूमधाम से उनकी शादी शारदानंद महाराज के दरबार में कर दी जाती है। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठा, उठ उठ। एक दिन की बात है, विद्योतमा उनके साथ थी। ऊंट की बोली लगाई जा रही थी और ऊंट की बोली सुनकर उस मूर्ख के मुंह से व्रत टूट जाता है, मतलब मौन व्रत टूट जाता है और ऊंट ऊंट बोल उठता है।
यहां पर इस ताश को हम रोक देते हैं। मूर्ख के मुंह में से ऊंट ऊंट शब्द निकलते हैं। विद्योधमा और कालिदास की शादी धूमधाम से मनाई जाती है, वहां तक रुकते हैं। आगे की बात हम अगले ताश के अंदर करेंगे। महाकवि कालिदास के जीवन को और विद्योधमा की बात को हम आगे बाद में दूसरे ताश में पढ़ेंगे। आगे का गद्य जो है वो पढ़ने का प्रयत्न करना, बाद में हम दूसरे ताश में देखेंगे।